मुझे यकीन है आप लोगों को कुछ सीक्रेट सोसाइटीज के नाम पता है। कई फिल्में बनी हैं और यूट्यूब पर तो बतेरी वीडियोस हैं। कैसे वो लोग हमारे बीच रहकर चुपचाप अपना काम करते हैं। हो सकता है अभी ये एपिसोड भी कोई सुन रहा हो जो ऐसी ही किसी सोसाइटी के साथ जुड़ा हो। एक लड़की है जिसका नाम जानना जरूरी नहीं। उसने बताया कि मैं समझती थी मुझे नाइट शिफ्ट पसंद है। कम लाइट्स, टेंशन कम, पेशेंट कम और बहुत सारा खालीपन। लेकिन हर जगह ऐसी नहीं होती। ये छोटा सा हॉस्पिटल रात में कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है। दिन के मुकाबले कुछ ज्यादा तेज, ज्यादा ठंडा। ट्यूबलाइट की आवाज ज्यादा गूंजती हुई, स्टील की मेजें ज्यादा चमकती हुई। वेटिंग एरिया में दवाइयों की महक और गंदे गीले बालों की गंध। वहाँ काम रोज की तरह चल रहा था। एक कुत्ता जिसे पेट में कोई दिक्कत थी, उसे कुछ दवाइयाँ देके घर भेज दिया। एक बिल्ली जोर जोर से रोने जैसी आवाज निकालती रही, उसे बड़ी मुश्किल से नींद का इंजेक्शन देके सुला दिया। कोने में एक खरगोश था जिसके पैर में छोटी सी सुई लगी है और धीरे धीरे ड्रिप चढ़ रही थी। मेरी टेबल पर फाइलों का ढेर और लैंप की रोशनी में सब चमक रहा है। पढ़ाई खत्म किए मुझे एक साल ही हुआ था। नाइट शिफ्ट की कमाई से बस किसी तरह घर खर्च पूरे कर रही थी। लेकिन कम से कम काम पक्का था। पिछले हॉस्पिटल में जो बर्नआउट हुआ, उसके बाद यही चाहिए था जहां टिक कर काम कर सकूं। अचानक दरवाजे के ऊपर टंगी बेल बजी। मैं चौंक गई। इस वक्त तो कोई नहीं आता। रात के बाद वाले केस तो सीधे दूसरे हॉस्पिटल में रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तब एक आदमी अंदर घुसा, सफेद चेहरा, आंखें डरी हुई और सीने से एक जूते का डिब्बा कसकर पकड़े हुए। बिना कुछ बोले काउंटर पे डिब्बा पटक दिया। वो हांफते हुए बोला, ये यहाँ का नहीं है, ये यहाँ का नहीं है। उसके हाथ इतने कांप रहे थे। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, देखते हैं अंदर क्या है। डिब्बे में एक बिल्ली थी, या उसके जैसा कुछ। पहली नजर में तो बिल्ली जैसी लगी, बड़ी आंखें, हल्की सांसें। लेकिन जब उसने मुंह खोला, मैं सन्न रह गई। उसके दांत जानवर जैसे नहीं थे, पतले पारदर्शी जैसे मछली के गलफैड़े हों, और नुकीले ऐसे किसी सुई की तरह। कुछ बड़बड़ाता हुआ वो आदमी पीछे हट गया। ये मेरे घर के बाहर मिली थी, मेरे पीछे घर तक आ गई। मैंने ज्यादा सुना नहीं। मेरी नजर बस उसी डिब्बे पर टिकी हुई है। उसने ऊपर देखते हुए आवाज निकाली। वो किसी बिल्ली की आवाज नहीं थी, बहुत अजीब सा साउंड करती है। वो आदमी शायद सही कह रहा था, ये चीज यहाँ की नहीं है। मैंने डिब्बा उठाया और धीरे धीरे उसे एग्जाम रूम नंबर 3 में ले गई। मुझे लगा अगर जरा भी हिली तो वो छलांग लगा देगी। लेकिन वो बस पड़ी रही, हल्की हल्की सांसें लेती हुई। उसके आंखों की पुतलियां कैमरे की लेंस की तरह सिकुड़ती और फैलती, पर दोनों एक साथ नहीं। मैंने उसके दिल की धड़कनें चेक करी। एक पल तेज धड़कता, फिर कुछ देर तक कोई धड़कन नहीं। मैंने दोबारा सुना, कुछ नहीं। फिर धीरे से उस पर उंगलियां फेरी। जगह जगह से महसूस हो रहा था जैसे शरीर की हड्डियों का कोई जोड़ ही नहीं है, बिखरी पड़ी है। खून का सैंपल लिया, सोचा कम से कम खून तो नॉर्मल होगा। लेकिन स्लाइड पर जो दिखा, वो खून नहीं था। वो एक काली सी चमकदार परत थी, जैसे स्याही फैली हो, जिसमें हरे धागे तैर रहे थे, हिलते मचलते जैसे जिंदा हों। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। मेरे पेट में मरोड़ से पड़ने लगे। फिर भी मैंने सब नोट किया। नीचे अपने इनिशियल्स डाले ताकि लगे सब कुछ प्रोफेशनल है। मैं अभी नई थी, नाइट शिफ्ट में एक्सपीरियंस ले रही हूँ। सोचा किसी सीनियर को दिखाऊंगी, वही बताएंगे आगे क्या करना है। मैं हाथ वाथ धो के ऊपर आई तो वो आदमी जा चुका था। कोई फॉर्म नहीं भरा, ना कोई नाम छोड़ा। अगली सुबह हैंडओवर के वक्त जब मैं वापस आई तो केस फाइल गायब थी। यहाँ तक कि मैंने जो ड्राफ्ट सेव किया था वो भी डिलीट हो चुका है। मैंने सीनियर डॉक्टर डॉक्टर रिहान से पूछा। उन्होंने बस थका हुआ सा चेहरा बनाकर कहा, तू ज्यादा नाइट शिफ्ट कर रही है, दिमाग थक गया है, कुछ नहीं, भूल जा। मैं लगभग मान ही गई थी, तब तक जब तक मैंने वो डस्टबिन खाली नहीं किया। जूते का डिब्बा वहीं पड़ा था, खून के धब्बों के साथ। लेकिन अंदर का जानवर गायब था। ये पहला केस मेरे सामने जो बहुत अजीब था। अगली कुछ रातों तक सब नॉर्मल चला। बीमार कुत्ते, गुस्साई बिल्लियां, खरगोश कुछ चबाते हुए। मैंने खुद को यकीन दिला दिया कि वो सब मेरी थकान का असर था। पर फिर एक और केस आया।
आधी रात के बाद एक कपल अपने छोटे टेरियर को लेके आए। ये कुत्ते की ब्रीड है। वो बोले, इसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। लाइट में देखा, उसकी पुतलियां गोल नहीं थी। वो ऐसी जैसे किसी भंवर को खींच रही हो। कुत्ता मासूम पूंछ हिला रहा था। मेरी नजर नहीं हट रही थी। 2 रात बाद एक लड़का आया, हाथ में किसी तोते को लिए। ठीक लग रहा था जब तक उसने अपने पंख नहीं झाड़े। पंख जमीन पर गिरे और रेंगने लगे। हर पंख से छोटे छोटे कीड़े निकल रहे थे। और तब तोते ने जो चीख मारी, ऐसी आवाज मैंने कभी किसी पक्षी की नहीं सुनी। मैंने उसकी डिटेल लेके एक फाइल बनाई, लेकिन अगली सुबह तक उसकी फाइल भी गायब। मैंने इन दोनों केसेस की फाइलें गायब होने पर किसी को कुछ भी नहीं कहा। और इसके बाद फिर एक और केस आता है। एक बंदर जैसा दिखने वाला कोई जानवर एक बच्चा लाया था। बस इतना कहा कि ये खाना नहीं खा रहा। तब हमने उसका एक्सरे किया। पहले तो एक्सरे नॉर्मल दिखा, फिर मैंने ध्यान से देखा। उसकी खोपड़ी किसी छोटे जानवर जैसी नहीं थी। उसके जबड़े में इंसानों जैसे दांत थे, टेढ़े मेढ़े, जैसे किसी भी पल फटकर बाहर निकल जाएं। हर बार जब कोई मालिक अपने पालतू को लाता, तो वो बस यही दोहराता है, कल तो ये ऐसा नहीं था। उनकी आवाज में घबराहट और उलझन होती थी। और हर बार अगले ही दिन उस केस की सारी फाइलें गायब। ना रिपोर्ट, ना सैंपल, ना एक्सरे, कुछ नहीं। बस मेरी याद, जो सवाल कर रही थी, क्या ये सब सच में हुआ था। मैंने डॉक्टर रिहान से पूछना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी खाली सी नजर सब कह देती थी। वो जानते थे, हमेशा से जानते थे। इस छोटे से हॉस्पिटल में एक फ्रंट डेस्क, 4 एग्जाम रूम, एक एसी सर्जरी रूम और पीछे कुछ स्टोरेज। 1 महीना नाइट शिफ्ट काम करने के बाद मुझे लगा था कि मैं यहाँ की हर दीवार, हर चरमराती कुंडी, हर जगमगाती लाइट तक को जानती हूँ। लेकिन एक रात कुछ अजीब देखा। हॉस्पिटल बंद होने से पहले रिहान को देखा। वो पीछे वाले दरवाजे की बजाय कहीं से नीचे जा रहे थे। हाथ में चाबियों का गुच्छा था, जिनमें से मैंने कभी देखी भी नहीं थी। वो स्टोरेज के पीछे की तरफ गए, जहाँ एक शेल्फ थी। और वो शेल्फ जमीन से ऐसे सरक गई जैसे नीचे कुछ छुपा हो। मैंने कभी सुना नहीं था कि हॉस्पिटल में कोई बेसमेंट भी है। वो बात मेरे दिमाग में कांटे की तरह अटक गई। 1 हफ्ते तक वो ख्याल सड़ता रहा, जब तक उस बंदर वाले केस ने मुझे पक्का यकीन नहीं दिला दिया कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ जो छिपाया जा रहा है। एक रात मैंने तय कर लिया। हॉस्पिटल खाली था, बस कुछ मशीनों की आवाज आ रही थी। मैंने वो शेल्फ धकेली, हल्की सी गड़गड़ाहट हुई और पीछे एक संकरा सा दरवाजा दिखा। ताला पुराना था पर आसानी से खुल गया। मैंने खुद को समझाया, बस झांकूंगी और फिर सब बंद कर दूंगी। जैसे ही दरवाजा खोला, ठंडी बासी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। नीचे सीढ़ियां थी, पक्की सीमेंट वाली। नीचे एक दरवाजा था, मोटा मेटल का, और उसके आगे फ्रीजर। कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े फ्रीजर लगे थे, मुझसे भी ऊंचे। हर एक पर बर्फ की मोटी परत जमी थी। हैंडल्स पर टैग लगे थे। केस नंबर नहीं, सिर्फ इनिशियल्स और डेट्स। कुछ अभी के थे और कुछ तो मेरे पैदा होने से भी पहले के। मैंने एक खोला। अंदर कांच के जार रखे थे। पहली नजर में लगा कोई टिश्यू सैंपल्स हैं, लेकिन पास जाकर देखा, नहीं, ये कुछ और है। एक जार में फेफड़े थे, गुब्बारे जैसे चिकने चिपचिपे। दूसरे में दिल था, एक में आते जो धीरे धीरे हिल रही थी, जबकि जार पूरी तरह सील है। मैंने दूसरा फ्रीजर खोला। अंदर पूरा शरीर था। पहले लगा जिंदा है, पर नहीं, उस पे टांके लगे थे, बहुत सटीक। आंखों की जगह काले गोले थे। उसकी पसलियां ऊपर से ऐसी फैली थी जैसे किसी छतरी की डंडियां। मेरी उंगलियां सन हो गई। मैंने जितना पढ़ा था, जानती थी कि शरीर के अंग कैसे दिखते हैं और कैसे जुड़ते हैं, लेकिन ये सब बहुत अलग है। मेरा दिमाग उन्हें नॉर्मल नहीं मान रहा। हर फ्रीजर एक कहानी कह रहा था। दशकों से छिपाए गए केस, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं, ना पढ़ाई के लिए, ना रिसर्च के लिए, बस छिपा दिए गए हैं। सबसे आखिर में एक अलग फ्रीजर था, बहुत पुराना सा। उसके दरवाजे पर मोटी चेन और डबल पैडलॉक था। बर्फ इतनी मोटी जमी थी कि किनारों तक सफेद पड़ गए। मैं झुककर सुनने लगी। अंदर से बहुत हल्की खरोच की आवाज आई, कुछ रगड़ने जैसी। मैंने ध्यान से सुना, जैसे कुछ है अंदर, दीवार पर गोल घेरे बना रहा है। मैंने हैंडल छोड़ दिया।
सांस ठंडी हवा में धुंध बनकर निकल रही थी। तभी एहसास हुआ, जो भी उस फ्रीजर के अंदर था वो मरा नहीं है। मैं डर के मारे तभी वहां से बाहर निकल आई। धड़कनें तेज थी, मेरी सांसें चढ़ने लगी। चुपचाप किसी को कुछ कहे बिना मैं घर आ गई। 2 रात बाद हॉस्पिटल बंद होने के वक्त एक आदमी आया। बाकी क्लाइंट्स जैसा नहीं था, ना घबराहट ना विनती, बस चुपचाप। एक पट्टा घसीटता हुआ अंदर आ गया। उस पट्टे के दूसरे छोर पर कुछ था, जो शायद कभी कुत्ता रहा होगा। उसका शरीर टूटा हुआ था, हड्डियों के जोड़ टेढ़े मेढ़े जैसे कभी ठीक ही ना हुए हों। स्किन खींचकर हड्डियों में ऐसी चिपकी थी जैसे किसी ने उसे खींचकर खाल के अंदर ठूस दिया हो। लेकिन उसकी आंखें, वो सीधा मेरी आंखों में देख रही थी, शांत, सोचती हुई, जिंदा। उस आदमी ने कहा, बोर्डिंग चाहिए। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी, कोई पेपर वर्क नहीं, कोई सवाल नहीं। बस नोटों का मोटा बंडल काउंटर पर रख दिया। मैंने एक झूठी मुस्कान दी, पूछा, नाम तो बता दीजिए रिकॉर्ड के लिए। वो पलके झपकाने लगा, जैसे सवाल ही ना समझ आया हो। और आखिर में वो बोला, डॉग, और बाहर निकल गया। उसने जो नंबर फॉर्म पर लिखा था वो मैंने डायल किया, और हॉस्पिटल के फ्रंट डेस्क का फोन बज उठा। मैं वहीं खड़ी रह गई, अपनी आवाज सुनती हुई। खुद को समझाया सब नॉर्मल है, लॉक कर दो। लेकिन सिस्टम में नया केस बनाते वक्त फाइल सेव ही नहीं हुई। रात में जब लाइट्स ऑफ की, मैं फिर देखने गई। स्टोरेज के कोने में वही डॉग पड़ा था, टेढ़ा सा, बिल्कुल नहीं हिलता। मैंने गेट बंद किया, लॉक लगाया और चली गई। सुबह जब लौटी, कमरे में एक अजीब सी गंध थी। मैंने कई बार फर्श धोया, फिर भी गंध नहीं गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपने पीछे वो गंध छोड़ के चला गया हो। मुझे लगने लगा इस हॉस्पिटल में बाकी सब तो जानते हैं, पर शायद मैं ही अनजान हूँ। कुछ शिफ्ट में मैं बिल्कुल अकेली होती, कुछ में रिहान मेरे साथ। वो कुछ करते नहीं थे, बस देखते रहते, जैसे उन्हें पहले से पता हो कब और क्या होने वाला है। और फिर आधी रात के थोड़ी देर बाद वो आई। एक औरत थी, अपने हाथों में कुछ लपेटे हुए, बार बार एक ही बात दोहराती रही, प्लीज इसे बचा लीजिए प्लीज। उसकी आवाज कांप रही थी। पहली नजर में लगा कोई आवारा हस्की है, हड्डियां दिख रही थी, बाल झड़ चुके हैं। लेकिन जब उसने कंबल हटाया, मैं देखते ही सन्न रह गई। उसके पैर गलत दिशा में मुड़े हुए थे, हर जोड़ उल्टा मुड़ा हुआ, जैसे किसी ने उसे मोड़कर फिर सीधा करने की कोशिश की हो। ऐसे तो वो चल भी नहीं सकता था। मैं उसे जल्दी से खाली एग्जाम रूम में लेके गई। जैसे ही मैंने उसकी स्किन में सुई लगाई, सब कुछ बिगड़ गया। उसने जो आवाज निकाली वो किसी जानवर की नहीं थी। वो इतनी तेज थी कि शीशे भी कांप गए। ट्रे जमीन पर गिर गई, लाइट्स टिमटिमाने लगी, हवा भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो गया। वो कुत्ता फैलने लगा, आकार में नहीं बल्कि मौजूदगी में। उसका शरीर धुंधला हो गया, किनारे लहराने लगे। हॉस्पिटल के बाकी जानवर भी चिल्लाने लगे थे। तभी रिहान की आवाज गूंजी, पीछे हटो। वो इतनी तेजी से हिले कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी उम्र में कोई ऐसे दौड़ सकता है। उन्होंने सप्लाई कैबिनेट के नीचे से कुछ निकाला, मेटल का सिलेंडर जिस पर पुराने निशान थे, काली दवा से भरी सिरिंज, और एक मास्क जो मैंने कभी किसी के पास नहीं देखा। वो खुद बड़बड़ाए, लाइन संभालो। मुझे नहीं पता वो मुझसे बोले या खुद से। उन्होंने वो काली दवा सीधे उस जानवर की गर्दन में ठोक दी। वो चीखा, तड़पा, आंखें बाहर निकल आई। और फिर अचानक सब थम गया। हवा हल्की हो गई, लाइट स्थिर, जानवर चुप। वो हस्की अब बिल्कुल शांत था, बस कभी कभी बहुत धीमी सांसें लेता हुआ, जैसे जिंदा रहने की कोशिश कर रहा हो। रिहान कुर्सी पर गिर गए, माथे पर पसीना, जबकि कमरा बहुत ठंडा था। काफी देर तक सिर्फ सिलाइन ड्रिप की आवाज आती रही। आखिर उन्होंने कहा, ये बार बार होने लगा है, सील टूट रही है। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया वो बात मुझसे ही कही गई थी। कई घंटे बाद तक हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। वो हस्की अब अलग कमरे में बंद था, आधा बेहोश आधा जिंदा। मैं अब भी कांप रही थी जब रिहान के ऑफिस में गई। वो एक पुरानी फाइल पर झुके हुए थे, पीले पड़े कागजों से भरी। उन्होंने मुझे रोका नहीं, कुछ कहा भी नहीं। आखिर बोले, वो आवारा नहीं है। उन्होंने फाइल मेरी तरफ सरका दी। उसके अंदर जो था वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं। जानवरों की तस्वीरें जिनके अंग मुड़े हुए थे,
ऑटोप्सी के स्केच जिनमें लिखा था असंभव, जारों में रखे अंगों की तस्वीरें। रिहान बोले, ये हॉस्पिटल बस दिखावा है। हम हमेशा से सरकार के साइलेंट साइट्स में से एक रहे हैं। दर्जनों, शायद सैकड़ों ऐसी जगहें हैं। बहुत सालों पहले हमारी सरकारों को समझ आ गया कि कुछ चीजें हमारी इस दुनिया में घुस आई हैं जो यहाँ की नहीं, और अब यहाँ से जाने वाली भी नहीं है। तब उन्होंने हम जैसे लोगों को रखा, चुपचाप पैसे, चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि हम सब कुछ साफ कर दें। उन्होंने एक चार्ट की ओर इशारा किया, पतली काली लाइनों वाला, जो सालों के हिसाब से ऊपर चढ़ रही थी। हर दशक पिछले से बुरा। ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वो बोले, उन्होंने हमें आधी बातें बताई, इतनी कि हम काम करते रहे, पर इतनी नहीं कि डर कर भाग जाएं। अब ये सब बढ़ता जा रहा है। पहले साल में एक दो ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन अब हर हफ्ते, कभी कभी हर रात। उनकी मुट्ठी टेबल पर इतनी जोर से बिछी कि लकड़ी कर रही। मेरे दिमाग में फ्रीजर की तस्वीर घूम रही थी। वो जार, वो आवाज, वो चेन वाला दरवाजा। उन्होंने मुझे देखा। आंखें लाल थी, लेकिन उनमें डर नहीं था, बस थकान। फिर मुझसे कहते, हम वेट्स नहीं है, हम डॉक्टर नहीं है, हम सफाई कर्मी हैं। जब चीजें इस दुनिया में आ जाती हैं तो हम उन्हें खत्म करते हैं। उन्होंने मॉनिटर ऑन किया, सिक्योरिटी फुटेज खुली, पिछली रात की स्टोरेज की फुटेज, सब शांत। फिर एक फ्रेम जहां हर जानवर, हर मरीज एक ही पल में पलक झपकाता है। वो देखते ही मैं पीछे हट गई। रिहान शांत बैठे रहे। उन्होंने धीरे से कहा, अब मेरा वक्त खत्म हो रहा है, किसी को ये संभालना होगा। उन्होंने फाइलें बंद की। अब बारी तेरी है। उनकी बात सुनकर लगा जैसे किसी ने मौत की सजा सुना दी हो। मैं कुछ नहीं कह पाई, चुप हो गई। मैंने खुद को समझाया, नहीं, मैं ये नहीं करूंगी। मैंने ये पेशा इसलिए चुना था ताकि लोगों की जिंदगियां बचा सकूं, जानवरों को ठीक करके उनके परिवार के पास भेज सकूं, ना कि फाइलें छुपाने, बेसमेंट में घसीटने, या किसी जीव को चुप कराने के लिए, क्योंकि वो यहाँ का नहीं है। मैंने ठान लिया, मैं नौकरी छोड़ दूंगी, आईडी कार्ड लौटा दूंगी और जगह को भूल जाऊंगी। लेकिन अगली रात एक छोटी बच्ची आई अपनी माँ के साथ। उसने दोनों हाथों में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था, आंखों में आंसू, आवाज कांपती हुई, प्लीज, प्लीज इसे बचा लीजिए, वो बीमार है। अंदर एक काली बिल्ली थी, दुबली पतली, आंखों की पुतलियां बहुत बड़ी। पहली नजर में नॉर्मल लगी, फिर उसका शरीर हिला। उसकी त्वचा ऐसे धड़क रही थी जैसे अंदर से कुछ और बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। मैंने एक पल में पहचान लिया, एक और नया केस। माँ ने फॉर्म साइन किया, बच्ची के आंसू पोंछे, और दोनों को वेटिंग रूम में छोड़ दिया। उन्हें कुछ पता नहीं था कि ये अब चलेगा भी कि नहीं। पीछे रिहान खड़े थे, बिना किसी एक्सप्रेशन के। इस बार उनके पास कोई टूल नहीं था, बस उनकी आवाज, धीमी और भारी, उसे खत्म कर दो, लॉक करो और फाइल बंद कर दो, या फिर उस दरवाजे के बाहर निकल जाओ और दिखावा करो कि तुमने कुछ देखा ही नहीं। मैं कुछ देर खड़ी सोचती रही, मैं डॉक्टर हूँ या अगली सफाई कर्मी। मेरे सीने में अजीब सी घुटन थी। ऐसा लग रहा था कि बस भाग जाऊं यहाँ से। मैं जा सकती थी, कभी किसी ने रोका भी नहीं था। लेकिन तभी उस बिल्ली की पीठ कांपी। उसकी हड्डियां ऐसे हिली जैसे चमड़ी के नीचे कुछ रेंग रहा हो। उसका मुंह खुला, इतना चौड़ा कि असंभव था, जैसे जबड़े की हड्डियां गल गई हों। और उसके अंदर से एक हल्की सी चमक निकली, जैसे किसी काले छेद का किनारा फैल रहा हो। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। रिहान ऐसा क्यों करता था, वो फ्रीजर क्यों रखे थे, और चार्ट की लाइनें क्यों बस ऊपर जा रही थी। मैंने सिरिंज उठाई, हाथ कांप रहे थे, और फिर मैंने इंजेक्शन दे दिया। उसने बस एक हल्की सी सांस छोड़ने जैसी सीटी की आवाज निकाली, जैसे किसी टायर में से हवा निकल रही हो, और फिर बस शांत हो गई। ना कोई डरावनी चीख, ना कोई नाटकीय मौत, बस सन्नाटा, बिना किसी शोर के। मैंने सब लॉक किया, फाइल भरी, और अगले केस पर चली गई। और उसी पल समझ गई, इस हॉस्पिटल का यही रूटीन है। डर अब प्रक्रिया बन गया, बचाना अब खत्म करना बन गया। हॉस्पिटल कभी बंद नहीं होता, लॉबी की लाइटें हमेशा जली रहती हैं, फोन हमेशा बजता है, लोग हमेशा आते रहते हैं। ज्यादातर तो आम जानवर ही होते हैं, उल्टी करता कुत्ता, कब्ज वाली बिल्ली, या कोई तोता जिसका पंख टूट गया हो। लेकिन हर बार नहीं। और धीरे धीरे मैंने सीख लिया,
जब हर बार नहीं वाला केस आए तो चौंकना नहीं है। अब हाथ अपने आप चलते थे। फॉर्म भरना, सिरिंज तैयार करना, टेबल साफ करना, जार पर लेबल लगाना, सब एक तय रूटीन जैसा। जो कभी डराता था, अब आदत बन गई। मैं सैंपल वैसे ही लॉक करती जैसे वैक्सीन के रिकॉर्ड रखती थी। औजार वैसे ही धोती थी जैसे कभी किसी बूढ़े के दांत निकालने के बाद किए जाते हैं। और धीरे धीरे मसल मेमोरी बन गया था। अब घिन के ऊपर आदत की परत चढ़ गई, जैसे किसी पुराने जख्म पर जमी हुई मोटी त्वचा। उस चार्ट पर बनी लाइनें और ऊपर जाती रही और मैंने अब सवाल पूछना बंद कर दिया। एक रात फाइल बंद करते वक्त खुद से कहा, वो आवारा नहीं है और हम डॉक्टर नहीं, हम सफाई कर्मी हैं। दुनिया को चलाए रखने के लिए ये करना पड़ता है। मैंने खुद को ये मानने पर मजबूर कर लिया, या शायद सच में मान लिया। सुबह होने वाली थी जब दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने ऊपर देखा, सोचा कोई आखिरी वक्त का केस होगा, लेकिन इस बार कोई घबराया हुआ परिवार नहीं था। वो वही आदमी था, वही सपाट आवाज वाला, जिसने नोटों की गड्डियां रखी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक कैरियर काउंटर पर रख दिया और मेरी आंखों में देखा, ऐसे जैसे जानता हो कि मैं बिना कुछ पूछे उसे ले लूंगी। और मैंने लिया भी। मैंने ग्लव्स पहने, नई फाइल निकाली और कुछ नहीं लिखा। कैरियर के अंदर कुछ हिला, इतना कि प्लास्टिक पर खरोच की आवाज आई। मैंने उसे उठाया और बिना एक शब्द बोले पीछे उसे कमरे में लेके चली गई। और फिर उसकी भी फाइल हमेशा के लिए बंद हो गई। सोचिए, ये तो एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी की बात करी है अभी। ऐसे कितने ही लोग हमारे आसपास मौजूद हैं जिन्हें आप और मैं नहीं पहचानते। बिल्कुल नहीं।